दिन का एक महत्व है। आज से 11 साल पहले यही 4 और 5 अप्रैल के समय अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। दिल्ली की राजनीति में उसका बड़ा महत्वपूर्ण महत्व था, क्योंकि हमारे जो दो प्रमुख विपक्षी दल हैं, एक के लिए जो कांग्रेस पार्टी थी, उनके लिए वो खलनायक थे जिन्हें जेल में भेजा जा सकता था। दूसरी पार्टी जो आज दिल्ली में सत्ता में है, उनके लिए वो गुरु थे, प्रेरणा के स्रोत थे, पितृ पुरुष थे, पर उन्हें बरगलाया जा सकता था, क्योंकि ये उन्होंने कहा कि उन्हें बरगलाया जा सकता था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों ने ही गुरु माना। आपकी पार्टी में एक थे जो बहुत गुरु गुरु कहते थे, उन्होंने आपको निपटा दिया, और इधर जो गुरु के चेले थे उन्होंने गुरु को निपटा दिया। एक हिंदी में कहावत है, नाम तो किसी का लिया नहीं, प्लीज उपसभापति महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपका जो समय होगा उतना ही बोल सकते हैं। कहावत है, जो समय जिसका है उसी के अनुसार। एक हिंदी में कहावत है कि गुरु गुड़े रह गए, चेला शक्कर हुई गए। तो वो यहां पर दिखाई पड़ती है। हमने नाम किसी का नहीं लिया है, समझने वाले समझ रहे हैं। बोल रहे हैं, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। अब यहां पर मैं कहना चाहता हूं, आज जो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, इसके स्वयं के वित्त आयोग ने यह संस्तुति की कि 40,500 करोड़ रुपए निकायों को चलाने के लिए देने चाहिए। वो तो छोड़िए, सदन में यह प्रस्ताव किया कि हम इतना नहीं देंगे, हम 17,000 करोड़ रुपए देंगे। परंतु जब देने की बात आई तो 6,129 करोड़ रुपए मात्र दिए। इसीलिए गृह मंत्री जी ने उस शब्द का प्रयोग किया था कि एक सौतेला व्यवहार एमसीडी के द्वारा राज्य सरकार के साथ किया गया। और इतना ही नहीं, जब यह विषय हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार ने स्वयं अपने वित्त आयोग से जो निर्धारित किया है राशि, वह उन्हें देनी चाहिए। यानी हाई कोर्ट ने यह कहा कि आपने अपने बजट में जो प्रावधान किया है कम से कम उसके अनुसार कर दीजिए। परंतु इसके बावजूद भी पैसा नहीं दिया गया, केवल 674 करोड़ रुपए दिया गया। और फिर उसके बाद संवैधानिकता की जो लोग बात करते हैं, तो मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने सीएए को लेकर अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित किए, वो संवैधानिक था क्या? क्या विदेश संबंधी किसी विषय के ऊपर कोई विधानसभा प्रस्ताव पारित कर सकती है? अभी एमसीडी को लेकर बात कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी जी, क्या राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित किसी एक्ट के विरुद्ध एमसीडीज को अधिकार है अपने सदन में पारित करने का? नहीं। तो जिन लोगों ने संविधान का मखौल उड़ाया, वो आज संवैधानिकता की बात करते हैं, तो इस बात को लेकर बहुत आश्चर्य होता। हां, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जब किसी लॉ को पास होने की बात होती है, तो अभी हाल के दिनों में एक बड़ी मजेदार बात हुई। फार्म लॉ है, किसान संबंधी कानून। सबसे पहले जिस राज्य की विधानसभा ने उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया वो थी पंजाब, और वो साफ हो गए। और गलती से ही सही, जिस विधानसभा ने सबसे पहले उसके समर्थन में पारित कर दिया था, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार, वो पंजाब में छा गए। तो अब आप सोचिए कि कई बार आप सोचते हैं कि आपने जो लॉ पारित किया है वो क्या किया है, वो सही या गलत। चुनाव का विषय भी इन्होंने इससे जोड़ने का प्रयास किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुझे ऐसा लगता है चुनावों में उन्होंने एक अप्रतिम काम किया है। शायद चुनाव आयोग ने जो उनको चुनाव चिन्ह दिया है वो बड़ा उपयुक्त दिया है। या तो वो झाड़ू फेर देते हैं या झाड़ू फिरवा लेते हैं, बीच की कोई स्थिति नहीं रहती है। जैसे पंजाब में उन्होंने झाड़ू फेर दिया, मगर गोवा में 39 में 35 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, उत्तराखंड में 70 में 68 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। दोनों जगह उनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट की भी जमानत जब्त हो गई। और उत्तर प्रदेश में तो जितनी सीटों पे लड़े सब पे जमानत ही नहीं जब्त हुई। उपसभापति महोदय, 0.35% वोट मिला, जो नोटा से भी कम था। तो मुझे यह लगता है अरे भाई, चुनाव का विषय बिल के संदर्भ में इनकी पार्टी के द्वारा लाया गया। प्लीज संजय जी, माननीय संजय जी, प्लीज। देखिए, बिल्कुल हम बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि इनके चुनाव का विषय इनकी पार्टी की तरफ से लाया गया है कि आप चुनाव को टाल रहे हैं। चुनाव शब्द इनकी पार्टी के द्वारा लाया गया, हमारे द्वारा नहीं लाया गया, इसलिए मैं चुनाव शब्द पे जवाब दे रहा हूं। क्योंकि हकीकत क्या है कि लगता है उत्तर प्रदेश में सपा बसपा पर तो बुलडोजर चला, इन पे तो वैक्यूम क्लीनर चल गया। एकदम पता नहीं कहां कहां पे जो रह गए थे वो भी निकल के बाहर आ गया।
अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमने एकीकरण का यह प्रयास किया है तो क्यों किया? आज भारत दुनिया की एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति है। हमारी राष्ट्रीय राजधानी में हम शायद कोई और उदाहरण हमारे विद्वान सदस्य बताएं, क्या दुनिया में कोई दूसरा देश है जिसकी राष्ट्रीय राजधानी में कोई एक मेयर नहीं है? हमारे यहां 3 मेयर। कभी अगर आवश्यकता पड़े तो दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे होगा? मैं कांग्रेस के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि 2007 का वर्ष था, यूनाइटेड नेशंस में दिल्ली के मेयर के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए गए, तब हमारी पार्टी की मेयर थी। प्रणब मुखर्जी जी भी वहां उपस्थित थे, चिदम्बरम जी वहां उपस्थित थे, बान की मून जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल थे वो भी वहां उपस्थित थे, और दिल्ली ने अपना प्रेजेंटेशन किया। आज आपने ऐसी स्थिति बना दी कि अगर दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी प्रतिनिधित्व करना हो तो वो संभव ही नहीं था। और 2 MCD तो ऐसी बनाई थी कि उनके लिए तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर जाकर स्थापित होने की संभावना ही बहुत कम थी। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं गृह मंत्री जी को कि अब तीनों का एकीकरण करके भारत की वैश्विक क्षमता के अनुरूप दिल्ली का भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त किया है। झूले 5,82,000 LED लाइट्स लगाई गई, सारा सौंदर्यीकरण हुआ। कोविड के दौरान छतरपुर में एक बड़ा हॉस्पिटल भी बना जिसका उद्घाटन गृह मंत्री जी ने किया था। छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा गया, जैसे मार्केट में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट इत्यादि बनाने का भी काम उस समय सरकार के द्वारा किया गया। भले ही दूसरी तरफ किस प्रकार की व्यवस्था थी अलग बात है। दिल्ली जल बोर्ड जो पहले 10 साल पहले प्रॉफिट में था, आज हजारों करोड़ रुपए के, लगभग 57,000 करोड़ रुपए के घाटे में है, वो अपने आप में एक अलग विषय था। तीसरी बात यह थी कि एक ही प्रकार की चीज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पैराफर्नेलिया बहुत ज्यादा होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। 22 विभाग थे, 66 हो गए, 3 मेयर हो गए, 3 कमिश्नर हो गए, 3 विभाग, 3 गाड़ियां और अनेक प्रकार का जो सरकारी पैराफर्नेलिया होता है वो बढ़ता चला गया, जिसके कारण दिल्ली की जनता पर 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अधिभार बन रहा था, जिसको सरकार ने समाप्त करने का काम किया। एकीकरण होने से काम भी बेहतर होगा। और काम का उदाहरण देते हैं, अगर डीसीपी के 12 जोन हैं और वो यथावत काम कर रहे थे, तो यदि पुलिस के जोन उसी हिसाब से काम कर रहे थे तो प्रशासनिक जोन भी उसी ढंग से काम कर सकते थे, तो दिल्ली की जनता से ये 150 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का अधिभार की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहां पर मैं ये भी कोट करना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने 2006 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिफॉर्म के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट को उसका अध्यक्ष बनाया था। दिसंबर 2020 में उन्होंने लिखा that it was the biggest mistake of then government to break the municipal corporation, which has led to the situation today. He said that his committee has recommended to the then union government, yani 2006 mein, and the Delhi government that MCD of the Delhi was not easily divisible and that its division could bring the multiple problems including the geographical challenges and the inequitable distribution of the resources. तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी सरकारों ने भी जो समितियां बनाई थी उनमें भी जो व्यावसायिक आपको सजेशन मिला था, किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि जो पार्टियां थी वो तो, जो पार्टी दिल्ली में थी वो तो नई राजनीति की प्रतीक थी। उनका कहना था नई राजनीति है, तो वो नई राजनीति के प्रणेता थे, तो नई राजनीति पे वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। और उनकी नई राजनीति की जो पूरी कथा है 11 वर्ष की, हम ये नहीं कहना चाहते, एक ही पंक्ति में अगर कह दूं तो पहले कहते थे राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। फिर कहते थे सारी संसद और विधानसभा के लिए बड़ा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करते थे, असंसदीय होने के कारण मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं, वहां भी आ गए, उसके सिरमौर भी बन गए। शीला दीक्षित जी के लिए अभी हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी तो बोल रहे थे, पर वो भूल गए कि सारे ऑटो के बाहर 2013 में बेईमान जैसा शब्द लिखा हुआ। कहते थे हमारे पास तो सैकड़ों पन्नों की बुक है, और जब हम लोगों ने कहा कार्रवाई करो तो कहते सबूत लाके दीजिए। ये एक नई राजनीति थी। फिर कहा ना भाजपा समर्थन लेंगे ना कांग्रेस से लेंगे, फिर लिखित में समर्थन मांगा। फिर कहते थे जन लोकपाल लाएंगे, जन लोकपाल तो छोड़िए, अपनी पार्टी में एक लोकपाल थे उनके एडमिरल साहब, उनको भी समाप्त कर दिया। फिर कहते थे सीएम आवास नहीं लेंगे, वो भी लिया, सुरक्षा नहीं लेंगे, वो भी लिया। अब वो वैगन आर कार भी नजर नहीं आती है, और चार्टर्ड प्लेन की भी आवश्यकता पड़ी, कोई बात नहीं। कहते थे नो वीआईपी कल्चर। याद करिए 2015 में 26 जनवरी का दिन, जिस दिन बराक ओबामा आए थे, उस दिन बाकायदा उनकी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जो वीआईपी सीट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इसका अर्थ यह हो गया। फिर इतना ही नहीं, बिहार में जाकर राजद और अन्य दलों के साथ वो खड़े हुए जाके, प्लीज हाँ जी बिल्कुल हो रही है मान्यवर, अरे इतना नहीं, सुनिए तो प्लीज बिल्कुल आप सुनाइएगा जनाब सुधांशु जी। अरे हमारे माननीय सदस्य प्लीज नई राजनीति, अरे नई राजनीति के प्रणेता
हमारे माननीय सदस्य लोग भी पार्टी में जाकर उत्तर प्रदेश में सपा से भी गठबंधन करने का प्रयास किया। उनकी जो भी आपत्ति है, मान्यवर बिल ऑनरेबल मेंबर एड्रेस द चेयर को एड्रेस करें। माननीय सुधांशु जी एड्रेस को चेयर करें, चेयर को एड्रेस करें। माननीय सभापति महोदय, ये मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो लोग कहते थे कि हम नई राजनीति लाएंगे, वो आकर कैसे 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 रूप बदलते हुए कहां तक पहुंच गए। तो ये अन्यथा न ले, तो इनके लिए कहना चाहता हूं एक बिंदु कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखो पर कमर बल खाई जाती है। तो ये बल खाते चले गए और ऐसा बल खाए कि इन्होंने एक नई राजनीति ये जरूर शुरू की कि पहले कहा एक दूसरे पे कि हम मानहानि का केस आरोप लगा देते थे, फिर माफी मांगते थे। हमारे नेता स्वर्गीय अरुण जेटली जी से भी माफी मांग चुके, नितिन गडकरी जी से भी माफी मांग चुके, औरों से भी किया। तो ये एक नई राजनीति जरूर है। ये मैं मानता हूं कि इन्होंने इस मामले में एक नई राजनीति का सूत्रपात करने में जरूर सफलता हासिल की। मगर मैं यह भी कहना चाहता हूं, जब बिल के विषय में ही बात हो रही थी, तो किस प्रकार का सरकार का संवेदनशील रवैया है, मैं ईमानदारी से पूछता हूं। यह बताइए, इनके मुख्यमंत्री महोदय शायद समकालीन भारतीय राजनीति के सबसे पढ़े लिखे IIT ग्रेजुएट हैं, पर वो क्या कहते वैक्सीन का फार्मूला सबको बांट दो। अरे भाई, कोई चूरन है जो सबको बांट देना चाहिए? ऐसी अव्यवहारिक बात मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं। चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता और नेत्री और चाहे आम आदमी पार्टी के नेता, इन्होंने अप्रैल 2021 में कहा बच्चों का वैक्सीन बाहर भेज दिया गया। इतनी छलपूर्ण राजनीति। उस समय तो पूरी दुनिया में बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था और सब ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे कि बच्चों का वैक्सीन बाहर भेज दिया गया। ये इस बात का प्रमाण है। और फिर इस ढंग की अव्यवहारिक बात कहते हैं। प्लीज इस ढंग की अव्यवहारिक बात माननीय सुधांशु जी ऑन द बिल। हाँ, इस ढंग की अव्यवहारिक बात कहते सभापति महोदय, प्लीज कोई सामान्य व्यक्ति कहे तो बात समझ में आती है। संजय जी यूट्यूब पे डाल दो। प्लीज संजय जी, अब वो प्लीज संजय जी, सुधांशु जी, इस ढंग की जो फिल्मों को डालने की यूट्यूब पे बात कहते हैं, एक बहुत ही हल्की बात लगती है। अब सुनिए, अरे भाई आगे बात तो सुनिए। प्लीज सुधांशु जी एड्रेस द चेयर। अब मैं सभापति महोदय बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने जिस प्रकार की अव्यवस्था की, मैंने कोविड के दौर का क्यों जिक्र किया। हाई कोर्ट में लोग गए और हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि कोविड के दौरान जिस प्रकार की अव्यवस्था थी, मई 2021 का मैं हाई कोर्ट का कोर्ट बता रहा हूं, जब उसने कहा कि व्हाट इज द यूज ऑफ मोहल्ला क्लिनिक, इट इज द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, इफ यू मेड दिस infrastructure, what's the worth if it cannot be used for the purpose of dealing during the pandemic, जिसको ये सबसे बड़ा अपना महत्व मानते थे। फिर हाई कोर्ट ने दूसरी भी बात कही कि what is the point of having more beds when there are no sufficient doctors। ये दोनों टिप्पणियां हाई कोर्ट की इस बात के लिए प्रमाण है कि एक तरफ MCD के डॉक्टर्स, MCD के नर्स, MCD का स्टाफ, MCD के सफाई कर्मचारी कम वेतन मिलने की समस्याओं के बावजूद निरंतर उस दौर में काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो ये कर रहे थे उसमें इनकी जो वस्तुस्थिति थी साफ नजर आ रही थी। अब मैं कहना चाहता हूं, हमारे विरोधियों को चाहे लगेगा कि वो ये कह रहे हैं विच रूल विषय के ऊपर, 1 सेकंड, विच रूल। अब मैं आगे बताना चाहता हूं। देखिए, टिप्पणी सुनना भी कितना कठिन प्रतीत होता है सभापति महोदय, यह इस बात को दर्शाता है। कोई बात नहीं, देखिए ये किस बात को दर्शाता है सभापति महोदय। बिल पे आते। जी बिल्कुल, नहीं, अब मैं इस विषय पे भी आ रहा हूं। सारे बिंदु मैंने बिंदुवार गिनाए हैं, ये डर को दर्शाता है। प्लीज सभापति महोदय, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने लिया। नाउ लेट्स लिसन प्लीज, आई हैव अलाउड योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज। सभापति महोदय, ये वो लोग कह रहे हैं जो कहते थे कि हम डर गए, और अब यदि कोर्ट की टिप्पणियों का विषय आए तो कौन डर रहा है यह साफ नजर आता है। मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि जब इस विषय के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्वयं यह बात बोली है, एमसीडी के संदर्भ में, एमसीडी के संदर्भ में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि डर गए। इसलिए मैं इस विषय के संदर्भ में ही बोल रहा हूं, क्योंकि यह डर का संदर्भ उनके द्वारा लाया गया है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं, हम डरेंगे जो 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब वहां श्रीनगर में गए प्राण दे दिए, उस समय नहीं डरे।
सन 66 में गोरक्षा आंदोलन में गोलियां चलाई इंदिरा जी की सरकार में, तब नहीं डरे। आपातकाल के भयंकर दुर्धर्ष दौर में हम नहीं डरे। बोफोर्स के समय में 400 की मेजॉरिटी लेके जब राजीव गांधी की सरकार थी, तब नहीं डरे। 92 में हमारी 3-3 सरकारें अकारण बर्खास्त कर दी गई, प्रतिबंध लगा दिए गए, तब हम नहीं डरे। जिस जमाने में झूठे केस लगाए गए हिंदू आतंकवाद के, तब नहीं डरे। श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बेवजह के केसेस लगाकर उनके ऊपर फंदे कसने का प्रयास किया गया, गृह मंत्री जी के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए गए, हम तब नहीं डरे। तो ये कह रहे हैं कि इनसे डरने की बात है। हम तो उस परंपरा के प्रतीक हैं जिसे मैं कहना चाहूंगा हम अकेले थे और आगे बढ़ते रहे, नहीं डरे। जिसे मैं कहना चाहूंगा कि अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। चिरवृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। मगर मैं यह बताना चाहता हूं, हमें डर नहीं है, हमें पीड़ा है। पीड़ा इस बात की है कि इस दिल्ली के अंदर एमसीडी के कर्मचारियों को उनका रिक्विजिट ड्यू नहीं मिले, उस बात की पीड़ा है। हमें पीड़ा इस बात की है कि यहां पर 20,000 कश्मीरी हिंदू रहते हैं और उनकी पीड़ा को लेकर एक खिलखिलाहट जब वहां सुनाई पड़ती है तो वो हमारे दिल में पीड़ा उत्पन्न करती है। हमारे दिल में यह पीड़ा ये होती है कि जो पार्टी सत्ता में है, एमसीडी में जिसके काउंसलर अनेक प्रकार के रिश्वत के आरोपों से में भी हैं, अनेक प्रकार के आरोप लगे हैं। एमसीडी के ही इनके काउंसलर थे जिसके ऊपर दंगे में इतना बड़ा आरोप लगा था, जिनके की छत के ऊपर हथियारों का जखीरा निकला था, उसके लिए दिल में बड़ी मोहब्बत है। इनके नेता ने बोला था शाहीन बाग हमारे दिल में है, उनके लिए रहमत है। मौलवियों का भत्ता 10,000 से 18,000 होना चाहिए, उसके लिए दिल में रहमत है। इन्होंने कहा सहायकों का 10,000 होना चाहिए, उसके लिए रहमत है। मगर एमसीडी के लोगों को सैलरी देने के लिए दिल में हिकारत है। You're a senior member. सुधांशु जी कंक्लूड करें, आपका समय समाप्त होने जा रहा है। सभापति महोदय, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, उन सब के लिए दिल में रहमत है। और एमसीडी के सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, उनकी तनख्वाह देने के लिए आपके दिल में रहमत नहीं है, उनके लिए वो आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। अब मैं आपको अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, हकीकत में जानते हैं भय क्या है? ठीक है, किसी को थोड़ा विषयांतर लग सकता है, परंतु ये दिल्ली अब बदल रही है और दिल्ली बदल रही है तो बदलने वालों को शायद वो बदलना स्वीकार नहीं हो रहा है। मैं यहां पर यदि पूछूं, इस दिल्ली में अंतिम भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान हुए थे। शायद हम में से भी बहुत कम लोगों को पूछा जाए पृथ्वीराज चौहान जी के पिता का नाम क्या था, शायद उंगलियों पर गिनने लायक लोगों को पता होगा। वैसे जो बिल प्रोड्यूस किया है तो माननीय गृह मंत्री जी को तो इसकी अच्छी जानकारी मुझे व्यक्तिगत चर्चा से भी पता है। मगर इसी दिल्ली में बैठकर हम में से किसी से पूछा जाए, चाहे वो दक्षिण भारत का क्यों ना हो, कि औरंगजेब के पिता का क्या नाम था, तो पूरी की पूरी वंशावली पता होती। दिल्ली की यह सोच अब बदल रही है। महरौली का जहां पर स्तंभ हमारा खड़ा हुआ है, बगल में कुतुब मीनार है, हमारी मेट्रोलॉजिकल एक्सीलेंस का प्रतीक दिल्ली में खड़ा है। उसको प्रतीक न मानकर किसी ऐसी चीज का प्रतीक जिसके बारे में जहां से कहा जाता आए थे पता नहीं, वहां तो कोई खंभा भी बना था कि नहीं कभी, ये पता नहीं है, परंतु उसको प्रतीक मानते हैं। यह भय है कि अब दिल्ली अपने वास्तविक स्वरूप में उभर कर सामने ना आने पाए। दिल्ली भारत का केंद्र है और भारत की चेतना का वह स्वरूप उभर कर ना सामने आने पाए, वह भय है। इस भय के लिए मैं अंत में सिर्फ अटल जी की उस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं जिसमें दिल्ली का उल्लेख है। अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं बता रहा हूं, आपका भय उसमें सामने आ जाएगा। उस पंक्ति, उनकी मैं 4 पंक्तियां कहकर अपना विषय समाप्त करता हूं। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का करके सर्वनाश कब चाहा कर लूं निज विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। आपने शरणागतों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था सीए में। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो यह साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर में, हिंदू की जय तो क्या विस्मय। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। बस ये इनका असली भय है, परंतु वह भय इनका रहने दीजिए, हम विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहें।